बात करते हैं अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात की। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों, इसके अलावा 36 रियासतों के गवर्नर्स, रियासती असम्बलियों और मुकामी सतह पर अवामी नुमाइंदगान का इंतखाब हो रहा है। अमरीकी टेलीविजन की प्रोजेक्शन ये है कि अब तक ऐवान में डेमोक्रेट्स को नताइज आने में ताख़ीर का सामना हो सकता है। अमरीकी टेलीविजन की प्रोजेक्शन के मुताबिक अब तक ऐवान में डेमोक्रेट्स को 25 और रिपब्लिकन्स को 52 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। नताइज आने में ताख़ीर का सामना हो सकता है। अगले 2 साल बाइडन की मनमानी चलेगी या हरीफ रिपब्लिकन रुकावट बन जाएंगे, इसका फैसला चंद घंटे में हो जाएगा। डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन, अहम तरीन उमूर पर कानून साजी भी मुतासर होगी। इमिग्रेशन, जराइम, इसकात हमल, तालीम, सेहत, हर इशू बैलेट पर आ गया। कांग्रेस में ताकत का तवाज़ुन रिपब्लिकन्स के पलड़े में आया तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन मजबूत होगी। सदर बाइडन बैकफुट पर चले जाएंगे। डेमोक्रेट्स के लिए सदारती इलेक्शन भी मुसीबत बनने का खदशा है। मजीद जानते हैं अमेरिका में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद से। वाजिद, कई रियासतों में पोलिंग खत्म हो गई है और एग्जिट पोल्स में रिपब्लिकन्स को निस्बतन बेहतर पोजीशन में दिखाया जा रहा है। ये नताइज किस कदर काबिल एतमाद है? मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने इस दफा हैं। इससे पहले ये होता है कि जो इनकम्पेंट गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ आमतौर पे वोटिंग नजर आती रही है, उसका रुझान नजर आता रहा है। लेकिन इस दफा जब मैं लोगों से मिल रहा था और जो पोलिंग बूथ है वहां जाके जब लोगों से बात की है तो दोनों तरफ, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कि जहाँ पर ये लोकल इश्यूज, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, खाने पीने की चीज़ों में जो कीमतों में जो इजाफा हो चुका है, गैस और पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से जो असर पड़ रहा है एक आम आदमी के ऊपर, उसके बारे में तो जो वोटिंग करनी है सो करनी है। लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया कि इन इलेक्शंस के अंदर जमहूरियत जो है वो बैलेट पे मौजूद है। दोनों जमहूरियत को ही सेव करना चाह रहे हैं। एक खदशा डेमोक्रेट्स की तरफ से ये है कि अगर रिपब्लिकन यहाँ पर आ जाते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चलने नहीं देंगे। लेकिन इसी तरह डेमोक्रेट्स को इंतहाई जरूरत है कि जिस तरह पहले उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक बहुत थिन मार्जिन से लिया था, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन है, कंट्रोल जो है वो उनके पास आ जाए। उससे ये होगा कि वो जो कानून साजी करना चाहते हैं वो कानून साजी भरपूर तरीके से कर सकें। दोनों तरफ से ही बहुत खींचातानी चल रही है। जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी तरफ से खासतौर पे इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट उनकी तरफ से इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन वॉर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ पर ज़्यादा लगाए हैं, और ये कि उनका इल्ज़ाम ये है कि जी इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गैस प्राइसेस ऊपर गई हैं और कीमतें ऊपर जा रही हैं, और ये कि रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप जो उन लोगों को नॉमिनेट किया वो अगर आ जाएंगे तो डेमोक्रेसी का एक ये जो एंगल है कि ट्रंप के जाते जाते भी कैपिटल हिल के ऊपर जो अटैक हुआ 250 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो वो एक खदशा उनके दोनों तरफ से है, खासतौर पे डेमोक्रेट्स की तरफ से है। तो उनकी कोशिश है कि इसको कंसोलिडेट किया जा सके, पहले थिन में जो उनकी मेजोरिटी थी उसको बढ़ाया जा सके ताकि बाद में फिलिबस्टर ना हो सके, बाद में जो रिपब्लिकन्स हैं वो यहाँ पर आके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए कोई मुश्किलात जो है वो पैदा ना कर सकें। एक बात। दूसरी ये है कि जैसे जैसे अब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो इसमें रुझान हमेशा से ये रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ से कि वो अर्ली वोटिंग कर लेते हैं। अर्ली वोटिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टेट होता ये है कि जो जिस दिन वोट कास्ट हुआ है उस दिन तो वो गिन लिया जाता है, लेकिन बाद में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं मुख्तलिफ रियासतों के मुताबिक कुल जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको और जो अर्ली वोटिंग में जो बैलेट्स भेजे गए थे उनको काउंट करने में। तो जो आखिरी रिजल्ट है, जो हतमी नताइज हैं, वो आने में अभी कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन अगले 2 से 3 रोज में और बाज़ रियासतों में तो शायद कल तक ये समझ आनी शुरू हो जाए कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये दोनों पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले कभी इस तरह नहीं रहे। इससे पहले ये होता रहा है कि बिल क्लिंटन के दौर में भी और उसके बाद में सदर ओबामा के दौर में भी कांग्रेस छीन ली गई थी उनसे, जो 2 साल के बाद में उनका कम बैक हुआ। लेकिन अब इस वक्त वाजिद, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें हम अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात की। इन इंतखाबात में मुसलमान उम्मीदवारों के जीतने के कितने इम्कानात हैं, इस बारे में जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स की क्या राय थी, आइए आपको दिखाते हैं। एज अ कम्युनिटी मुस्लिम्स आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज। आप जूइश कम्युनिटी को देखें जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है कांग्रेस के अंदर और सेनेट के अंदर भी। नंबर
टू रीज़न इज़ लैक ऑफ फंडिंग। हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मेथड नहीं है या किया नहीं है हम लोगों ने जिससे कि हम अपने जो मुसलमान कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि देयर इज़ ऑब्वियसली एन एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, जिसकी वजह से लोग आमतौर पे खड़े होते हुए परेशान होते हैं, कुछ रिलक्टेंस होती है, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और फिर चौथी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे अंदर इंडिविजुअल ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई अरब मुसलमान है तो कोई पाकिस्तानी मुसलमान है तो कोई बांग्लादेशी मुसलमान है और या कोई इंडियन मुसलमान है, कि आपस के डिफरेंसेस इतने हैं कि हम लोग अपने आप को कभी ऑर्गेनाइज कर नहीं पाए एज अ मेजर ब्लॉक। The Jewish community has been in the US for a very long time, right? Compared to the Muslim community, हमारी community relatively new है यहाँ पे। हम सीख रहे हैं कि किस तरह organize करना है। अभी इस election के लिए, midterm election के लिए यहाँ पे North Texas में Islamic Council है जिन्होंने civic engagement committee बनाई है और उसमें हम सारी local massages को कह रहे हैं कि आप vote करें, आपका ये right है, आपका हक है, आपका ईमाना है। हमने videos भी बनाई हैं, तो basically हमारी community को educate करना है। So we need to focus on civic engagement education, और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता we will catch up to some of the other communities, but I agree that we have a long way to go. बहुत सारी organizations हैं जो नेशनल लेवल पे भी काम करती हैं और रीजनली भी वो काम कर रही हैं। बहुत सारी मसाजिद के अंदर एक नया ट्रेंड बना है कि पोलिंग स्टेशन खुल गए हैं टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर मुस्लिम वोटर्स की भी आकर के वोट डालें। अच्छा, फिर ये है कि ये जो इतने अरसे से इतनी हुई नहीं ना, तो वाकई ये जो आयशा से मैं एग्री करता हूँ कि हम लोग फेयरली न्यू कम्युनिटी जो सालों साल से लोग आए हैं, लोग आते हैं पहले कई सालों के अंदर तो अपनी इकोनॉमिक ज़रूरतें पूरी करते हैं और उसके बाद फिर जब सब सरप्लस मामला होते हैं तो हम लोग पिछले कुछ 10 साल से एक्टिव हैं, मोर और लेस। उससे पहले थोड़ा कम थे, 10 साल से एक्टिव हैं और पिछले 5-6 साल से आप सीरियस कैंडिडेट्स को रन करता हुआ देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप विक्ट्रीज भी देख रहे हैं। यहूदियों ने अपने आप को बहुत एसिमिलेट कर लिया है, नाम भी आप पता नहीं कभी sometimes you can't even tell कि बंदे का नाम Jewish है। So Musliman haven't done the assimilation, so they stand out. But the more important thing is, the positive news is कि they are starting to do that at the city level. अगर city level अभी कांग्रेस सेनेट में तो नहीं आए, उसमें शायद 2 जनरेशन लगेंगी, लेकिन द सिटी लेवल में पिछले 10-15 साल में मैं बहुत चेंज देख रहा हूँ। बेशुमार लोग सिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। सो आई एम वेरी होपफुल कि अगले कोई 10-15 साल में some of these people will up to the Congress level and eventually to Senate level. It's a long haul, but awareness आ गई है। जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, they are very aware and very plugged in. So short answer is assimilation, and number 2, it just takes time for it to graduate from city level to state level to national level. वक्फे के बाद एक बार दोबारा खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र में COP27 कॉन्फ्रेंस के बाद लंदन चले गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। ज़रा ये बताते हैं कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में चंद अहम फैसले मुतवक्के हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और दीगर मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पंजाब पुलिस पंजाब में हमारी हुकूमत के मातहत होने के बावजूद अपना केस मैं रजिस्टर नहीं करवा सका। पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है। तुर्क टेलीविज़न को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बंद कमरे में 4 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। जिन ताकतवर लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया, इन्हें बुलेट प्रूफ शीशों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाक़ई के आज़ादाना तहकीकात चाहता हूँ। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि लोगों को उनकी मर्ज़ी की हुकूमत मुंतखब करने दी जाए। इससे पहले लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि इन्हें मालूम था कि इन पर गुजरांवाला या गुजरात में हमला होगा, इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करा दवा दी है। जिन लोगों के नाम दिए हैं, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। मुलजिम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते, ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुलजिम नवीद की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की लगा दी है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद कहा कि इनका फ़ौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। अगर मुल्क का इंतज़ाम चलाना है तो इक़्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। इस सवाल पर कि क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, इमरान खान ने कहा कि ये $1 मिलियन सवाल है। इमरान खान ने इस्लामाबाद के सिवा बाकी शहरों में एहतजाज ख़त्म करने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान तसादुम के रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया वो तसादुम के ज़रिए किया है, चाहे वो तसादुम अपोजिशन जमातों से हो, इलेक्शन कमीशन से हो, फौज से हो या अदलिया से हो। अब उनका मौक़िफ़ ही यही है कि मेरी बका लड़ाई में ही है। खान साहब इस वक्त जिस अमल में पूरी तरह चल रहे हैं वो है तसादम का रास्ता। उन्होंने आज तक जो भी अचीव किया है वो तसादम है अपोजिशन की उस वक्त की जमातों के साथ या उस वक्त की हुकूमती जमातों के खिलाफ। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तसादम किया, फिर उन्होंने आर्मी के साथ तसादम किया, फिर उन्होंने अदलिया के साथ किया। अब उनका मौक़िफ़ है ही ये कि जब तक मैं लड़ाई जारी नहीं रखता मेरी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। खान साहब का अगर ख्याल है ना कि वो अकेले कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे और पाकिस्तान में कोई तब्दीली ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज फिर हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बैठने की जरूरत है। खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, ना उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है। उनकी तो बेसिक लड़ाई क्या है, पहले दिन से वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को वो मतून कर रहे हैं। कभी इनको मीर जाफर मीर सादक कहते हैं, कभी उनको कुछ कहते हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप गलत पार्टियों को आपने हुकूमत दे दी। उनका ये मुतालबा कहना है खान साहब का, इनको हटाओ, इनको खुद आप लाने वाले इनको खत्म करो और मुझे लेके आओ। ये तो उनका ओपन मुतालबा है। जिससे मुतालबा किया जाए उससे मुखालफत होती है। वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत और गैर आईनी मुदाखलत की बात कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इदारों के साथ वो तसादम करते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान की बका के साथ लड़ रहे हैं। तो इमरान को अपने आप को और पाकिस्तान को आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहिए। अभी भी उनको रुक के सोचना चाहिए और अपना कोई रास्ता निकालना चाहिए। डायलॉग ही डेमोक्रेसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंदयाल को दूसरा खत लिख दिया। इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस खत में इस्तदा की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज पर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर साजिश करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। दुरुस्त हक़ाइक़ के तयन के लिए वफाकी हुकूमत की राय में सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का कमीशन ज़िम्मेदारों का तयन करे, असल हक़ाइक़ सामने लाए। मौजूदा हालात अमन आमा और पाकिस्तान की रियासती सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। PTI के मातहत पंजाब हुकूमत ने तहकीकात में कानूनी तकाज़ों को सामने नहीं रखा, क्राइम सीन को महफूज नहीं किया गया। इमरान खान की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी नहीं हुई। जो तरीक़ाकार अपनाया गया, शक है पंजाब हुकूमत और इसके ज़िम्मेदार शहादतों से गड़बड़ कर सकते हैं। तहकीक और शहादतें जमा करने का मुरवज्जा तरीक़ाकार ना अपनाना बदनीयती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अरशद शरीफ के कत्ल वाली रात कीनिया की एमोडम्प शूटिंग रेंज पर 10 अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनी भी मौजूद थे। कीनिया की हुकूमत ने काबिल एतमाद ज़राए के ज़रिए जियो न्यूज़ को इस खबर की तस्दीक की है। अरशद शरीफ ने 22 और 23 अक्टूबर को अमरीकी इंस्ट्रक्टर्स और दीगर के साथ डिनर भी किया। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं कीनिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। केनिया की हुकूमत ने जियो न्यूज़ को इस बात की तस्दीक की है कि 22 अक्टूबर की रात को जब जर्नलिस्ट अरशद शरीफ एमोडम्प शूटिंग साइट पर मौजूद थे तो उसी रात अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स और बाज़ अमेरिकन ट्रेनीज़ भी उसी रात शूटिंग साइट पर मौजूद थे। अरशद शरीफ एमोडम्प जो नैरोबी से तकरीबन, जहां अरशद शरीफ का फ्लैट था वहां से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर है। एक बियाबान एरिया में वाक़ है जहां पर शूटिंग रेंज है, जहां मुख्तलिफ़ किस्म की वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड्स की जाती हैं। जियो न्यूज़ को इस बात की तस्दीक हुई है कि वहां पर उस रात अमेरिकन ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे और जो 22 अगस्त की रात को जो अरशद शरीफ ने वहां पर डिनर किया था उसमें अमेरिकन भी मौजूद थे। एक सरकारी अहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो केनिया के हुकाम हैं उन्होंने अब पूछा है कि वो वहाँ पर जो जितने भी ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे जो एमोडम्प साइट पर, उनकी और जो दीगर नेशनलिटीज़ के वहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद लोग मौजूद थे 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, और उस पूरे हफ्ते में उनकी मुकम्मल तफसीलात केनिया की अथॉरिटीज़ ने अब जो एमोडम्प के जो मैनेजर्स हैं वकार अहमद और उनके भाई खुर्रम अहमद उनसे मांगी हैं। वहाँ पर हर तरह से जितने भी लोग मौजूद थे उनकी प्रेजेंस और उनका जो फ़ोन डेटा है उसके हवाले से अब केनियन अथॉरिटीज़ ने बाकायदा तौर पर जो एमोडम्प की जो कंपनी है उसके नाम एक ख़त में भी उन्होंने इस बात की तफसीलात मांगी हैं जिसकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं।
नई तफसीलात सामने आ रही हैं जिसके मुताबिक जो एमोडम की जो साइट है, जो शूटिंग साइट है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो हुकूमतें इंक्लूडिंग जो केनिया की एक पुलिस फोर्स है उनको भी, और उसके साथ साथ जो अमेरिका की बाज़ कंपनीज़ हैं, जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उनको भी वहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया जाता था और वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ जो अमेरिकन हुकाम वहाँ पर अपने जो मुख्तलिफ वहाँ पर ट्रेनिंग्स करवाते थे, उन्होंने भी उस साइट को यूज़ किया है। इस हवाले से जो चूँकि केनियन हुकाम अब ये पूछ रहे हैं, केनियन हुकाम ये जानना चाह रहे हैं कि बताया जाए कि उस रात वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे, ताकि जो केनिया की जो हुकूमत है अब वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके।